नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी परीक्षाओं के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम पूरे डिटेल के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 11 मोहम्मद बिन तुगलक। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही विद्वान शिक्षित शासक था, लेकिन इसको बदले में पागल, जुलाहा, नाई बहुत से उपनाम इसको दिए गए। तो चलिए इसको पूरे डिटेल के साथ मोहम्मद बिन तुगलक हम देखेंगे। एक कहानी की तरह, एक मूवी की तरह आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1325 ईस्वी से 1351 तक इसका समय काल रहता है। इसका वास्तविक नाम जौना खां था। उपाधि इसकी जिल्ले-ला उलुग खां। दो इसकी उपाधियां हैं, जिल्ले-ला और उलुग खां। कहा जाता है कि सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित एवं योग्य शासक था। ये बहुत पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन बदले में इसको बहुत सारे नाम मिले। स्वप्नशील, बहुत सपने देखता था। सपने मतलब सोते समय नहीं, लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता था नई चीज़ों के बारे में। रक्त पिपासु, पागल तक कहा गया है। अंतर विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया है। दिल्ली की गद्दी पर ये 1325 ईस्वी में बैठा। ये सोचता तो बहुत अच्छा था। बहुत ऐसी योजना बनाता था कि ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा। बहुत से मित्र भी आपके ऐसे सोचते होंगे कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। कोई काम ये पूरा नहीं करता था। एक काम करता था तो दूसरे काम में लग जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक शिक्षित विद्वान व्यक्ति भी बहुत से ऐसे काम किया है जिसकी वजह से उसको पागल कहा गया। यह ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों में, ज़्यादातर होलियों में ये हिस्सा लिया करता था। भारतीय मुसलमानों और गैर तुर्कों को सरकारी पदों पर सरकारी पदों पर नियुक्त किया इसने। अजमेर शरीफ जाने वाला प्रथम सुल्तान था। ये ऐसा सुल्तान था जो अजमेर शरीफ पहली बार गया था सुल्तानों में। शिक्षक इसके थे मौलाना गयासुद्दीन। इसके पिता नहीं, मौलाना गयासुद्दीन जो है इसके शिक्षक थे, क्योंकि इसके पिता का भी नेम गयासुद्दीन तुगलक है। अपने चचेरे भाई फ़िरोज़ तुगलक को नायब-ए-बारबक पद दिया था इसने। अपने भाई फ़िरोज़ तुगलक को नायब-ए-बारबक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको एक भी फैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक का कहीं भी छूटा नहीं है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये मत समझिएगा कि बहुत बड़ा स्टूडियो, बहुत बड़े टीचर। बस आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान से अगर एक एक लाइन देखते जाएंगे तो कोई भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं। इब्न बतूता, इसके ही शासनकाल में आया था। एक यात्री था। 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका मोरक्को का निवासी था। दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया करता है। काजी मतलब जज, नियुक्त करता है। अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा इसने इब्न बतूता को। बस इब्न बतूता से अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा। अगर दिया रहेगा कौन सा ऑप्शन सही है, 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें 2 ऑप्शन हो सके सही हो सकते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनाता। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे RO हो, UP PCS हो, UP पुलिस हो, SSC GD हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें यही 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं। इसमें एक आध गलत हो जाता है, वही ऑप्शन आपको चुनना रहता है। सबसे बड़ा साम्राज्य इसका माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का, और सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के समय में हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। तभी बेचारा बहुत परेशान भी रहता था, तभी एकदम पागल ही हो गया था। इसको पागल ही कह दिया गया। आगे चलते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक इसको भेजिए। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में 2 स्वतंत्र राज्य हो गए।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्य हो जाते हैं। इसी के समय में दो राज्य ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र घोषित कर देते हैं अपने आप को। होता यूँ है कि मोहम्मद बिन तुगलक काम्पिल्य का अभियान करता है। वहाँ से हरियर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति को बंदी बना लेता है और इनसे कहता है कि अब तुम्हें मैं दक्षिण भारत में भेज रहा हूँ, वहाँ हमारे जो हमारे साम्राज्य है इसका विस्तार करो और तुम्हें मुस्लिम धर्म भी कबूल करना होगा। हरियर और बुक्का कहते हैं हाँ जी महाराज, क्यों नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं दक्षिण भारत में अभियान पे और वहाँ राज्य जीत के आपके सल्तनत में मिला देंगे और इस्लाम धर्म भी कबूल कर लेंगे। कहते हैं ठीक है जाओ। और जब जाते हैं इन लोग दक्षिण भारत में तो आप साफ मुकर जाते हैं कि कोई मुस्लिम धर्म अपनाएंगे नहीं और ना दक्षिण भारत में आपका जो राज्य में विलय करेंगे। अपना ही राज्य इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य, जो कि कर्नाटक में राजधानी हम्पी, हरियर और बुक्का राय नामक दो व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। इनके गुरु थे विद्याहरण। दूसरा राज्य 1347 में बहमनी साम्राज्य, इसके संस्थापक थे हसन गंगू। ये दो पूछता है क्वेश्चन में हमेशा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन से दो राज्य स्वतंत्र हुए थे। एक था 1336 में विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था 1347 में बहमनी साम्राज्य। इसे अच्छे से याद करिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि कौन कौन सी योजनाएं इसकी असफल थीं और क्रम से लगाने के लिए कहता है। तो इसे ध्यान से देखिएगा क्या क्या किया, तभी तो इसको पागल कहा गया। कुछ काम ऐसे कर दिया था कि वाकई एक पागल ही वैसे काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। पहला है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। मतलब जो दोआब का क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसको दोआब कहते हैं। तो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होती है, वहाँ से ज़्यादा उपज होती है। तो इसने सोचा जब ज़्यादा उपज होती ही है तो यहाँ कर बढ़ा देते हैं, यहाँ देने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। सोचा तो ठीक था कि यहाँ ज़्यादा फसल हो रही है, जहाँ गेहूँ 1 कुंटल होने का वहाँ 1.5 कुंटल हो रहा है, तो इसमें कर वृद्धि कर देते हैं। तो 50% उपज का 50% कर लगा देता है। होता यूँ है कि जब कर लगाता है उसी साल अकाल पड़ जाता है, फसल ख़त्म हो जाती है। अब जहाँ थोड़ा बहुत मिलना होता था वहाँ ज़्यादा लगा दिया था कर, अब एकदम बिल्कुल मिलना भी हो गया कि अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसने कृषि विभाग दीवान आमीर कोही का गठन भी किया था। कुछ भी कर नहीं मिलता है इसको, बल्कि और किसानों को देना ही पड़ता है। तो एक तो ये हो गया असफल योजना इसकी। दूसरा था राजधानी परिवर्तन। इसको लगता था कि दिल्ली नज़दीक है और जो आक्रमण होंगे, जो भी मंगोलों के आक्रमण होंगे वो हमारे ऊपर पड़ेंगे, दिल्ली नज़दीक है तो जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, दिल्ली से हट के चले जाते हैं देवगिरी, दक्षिण साइड में, बीचों बीच भारत के। तो दिक्कत नहीं होगा, जब तक वो आएंगे तब तक हमारे सैनिक आक्रमण बोल देंगे उनके ऊपर। तो दिल्ली से देवगिरी निकल लेता है सबको लेकर, जितने भी वहाँ की प्रजा रहती है, सैनिक, सबको लेके निकल जाता है। अपने तो घोड़े चलते रहे होंगे और बाकी बेचारे पैदल सैनिक लोग वैसे चल रहे थे। कोई खाना कम लिया है तो कोई खाने की वजह से मर गया, तो कोई बीमारी की वजह से मर गया। दिल्ली की आबो हवा दूसरी है, देवगिरी की दूसरी है, वहाँ अलग होगा मौसम, वहाँ अलग था। तो वहाँ की जो प्रजा थी वो सहन नहीं कर पाई और धीरे धीरे करके तबीयत खराब होने लगी, जिसके वजह से काफ़ी लोग मरने लगे। फिर ये क्या करता है, कहता है कि अब देवगिरी भी नहीं रहना है, यहाँ तो कोई रह ही नहीं पा रहा है, चलते हैं फिर दिल्ली। फिर वैसे ही फिर वापसी कर देता है दिल्ली की तरफ। मतलब एक बार दिल्ली से देवगिरी जाता है, जहाँ सभी लोग मरने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं इसके वजह से, बेवकूफ़ की वजह से। फिर वहाँ देवगिरी से फिर कहता है नहीं, फिर दिल्ली चलना है, यहाँ नहीं रहेंगे, और देवगिरी का नाम बदल कर दौलताबाद कर देता है। तीसरा बेवकूफ़ी वाला काम कौन करता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्या करता है, चांदी की कमी उस समय हो गई थी। अब जब चांदी की कमी हो गई है तो इसने क्या कर दिया, तांबे के सिक्के चलवा दिए। अब जब तांबे के सिक्के चलवा देंगे तो घर घर पीतल का बर्तन है, तांबे का बर्तन है, तो लोग उसी को पिघला के सिक्का बनाने लगे। कहाँ मार्केट में इसने 100 रुपये चलवाए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि 100 रुपये चलवाए हैं और पूरे बाज़ार में 1000 चल रहे हैं सिक्के। तो ये कहा कि अरे इतने ज़्यादा सिक्के कैसे चल रहे हैं। तो इसने तब योजना बदल दी, कहा जितने तांबे के सिक्के हैं ये आप हमें ला के दीजिए और हम आपको इसके बदले चांदी के सिक्के दे देंगे। टकसाल पे इसने नाम ही नहीं लिखवाया था,
जिस जगह से सिक्के बनते थे उसका नाम ही नहीं लिखवाया था। टकसालों पर नियंत्रण ही नहीं हो पाया। कहा जाता है कि हर घर टकसाल बन गया था, हर जगह सिक्के बन रहे थे। क्या करना था, तांबे को पिघला के सिक्का बना देना था, टकसाल का नाम डालना ही नहीं था। तो इसने क्या कहा, कहा कि जितने तांबे के सिक्के हैं आप वापस करिए, आपको फिर से चांदी के सिक्के मिलेंगे। और राजकोष खाली हो गया। कहाँ सोचा था कम सिक्के आएंगे, जब हर घर में ही सिक्के बन रहे हैं तो लोग ले जा 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 के वापस करने लगे, तो राजकोष ही खाली होने लगा। चौथा बेवकूफ़ी का काम, खुरासान अभियान। मध्य एशिया में स्थिति, जो खुरासान का राजकुमार था उसके पिता से अपनी बैठती नहीं थी, तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक से सहायता मांगी कि मेरी सहायता कर दो, हमारे अपने पिता से मुझे गद्दी दिलवा दो, तो उसके बदले में मैं आपको कुछ दे दूंगा। और ये मोहम्मद बिन तुगलक सोचा कि चलो एक देश से हमारी दोस्ती भी हो जाएगी, मित्र बन जाएगा, कभी मौका पड़ा तो वो भी हमारी सहायता करेगा। ये खूब अपना सैनिक इकट्ठा करता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसको एकदम शिक्षित करता है, हर चीज़ की सुविधा देता है। पता लगता है कि खुरासान का जो राजकुमार था उसके और उसके पापा की अपनी दोस्ती हो जाती है। उस बिना लड़े राजपाट वो दे देता है खुरासान के राजकुमार को। तो ये चिट्ठी लिखता है, कहता है कि अब हमारे बीच तो समझौता हो गया। कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैं तो इतने सैनिक इकट्ठा कर लिया हूँ, इतने सब सैनिक अब मैं लेके कहाँ जाऊँ। कहते अब कहीं दूसरी जगह युद्ध कर लो। तो कराचिल अभियान कर देता है उसी समय, चीन की सीमाओं की तरफ, चीन की सीमा पर सोचता है कि चीन की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, वहाँ लड़ते हैं। अब बताइए, ठंडी में बर्फ़ वाली जगह पर पूरी सेना को भेज देता है बिना तैयारी के। और जब वहाँ जाते हैं तो सब बीमारी से मरने लगते हैं, कुछ ठंड से मर जाते हैं, कुछ ही सैनिक बच के वापस आते हैं, बाकी सब सैनिक मर जाते हैं। तो ये 4-5 गलतियाँ ऐसा करता है जिसकी वजह से इसको पागल, रक्त पिपासु, बहुत सी चीज़ों से इसको कहा गया है। ये 5 आप क्रम से देख लीजिएगा। पहला है द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर खुरासान अभियान, फिर कराचील अभियान, ये पाँचों। उसके बाद ठट्ठा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो जाती है लू लगने से। बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जब ये मरता है तो इससे जनता इतनी परेशान हो गई थी इसकी योजनाओं से, काम ही सोचता था बहुत अच्छे अच्छे करने के लिए, लेकिन हमेशा उल्टा हो जाए। बताओ, अगर सोचा होगा कि राजधानी परिवर्तन कर देते हैं, आराम से लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए होते, दूसरी बात हो जाती और अच्छे से रहने लगते। लेकिन ताबड़तोड़ काम करने की बीमारी थी, बस कैसे भी जल्दी में काम हो जाए। एक काम पूरा होता नहीं था तब तक दूसरे काम में लग जाता था। ऐसे बहुत लोग आपकी जान पहचान में भी होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम करते होंगे। एक काम पूरा होता नहीं होगा तब तक दूसरे में हाथ लगा लेते होंगे, ना पहले ही अच्छा होता होगा ना दूसरा ही अच्छा होता होगा। फिर देखिए खुरासान अभियान करता है, दूसरे के कहने पर इतनी सेना कौन इकट्ठा करता है दूसरे के लड़ने के लिए, और फिर वो मुकर जाता है और फिर दूसरी जगह भेज देते हैं कराचील अभियान पे। जो सेना दिल्ली में रह रही है, इतने ठंड का सामना नहीं कर रही है बर्फ़ का, उसको बर्फ़ में लड़ने के लिए भेज देते हैं। वहाँ कितने ठंड के डेंगू मलेरिया सब हो गया होगा, उससे मर गए होंगे, और उसके बाद लू लगने से अपनी भी मृत्यु हो जाती है इसकी। बदायूं लिखते हैं कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को दिल्ली दुनिया का खान कहा गया है। शिक्षित तो बहुत था लेकिन मूर्खों वाला काम कर दिया। पढ़ा लिखा शासक बहुत ज़्यादा, सभी शासकों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी वाले काम अच्छे करने के चक्कर में इसके सब उल्टे ही हो गया। नसीबी इसका ख़राब रहता था, कुछ भी करने के लिए चलता था तो इसका उल्टा ही काम हो जाता था। इसीलिए अब कोई भी मित्र आपका अगर ऐसा काम करे तो उसको तुरंत कह दीजिए मोहम्मद बिन तुगलक बने हो क्या। तो आपको पूरे डिटेल के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने बताया। अब कहीं से भी कोई भी पेपर होगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप इसको लाइन से पढ़ते जाइएगा। इस पीडीएफ को आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बस आप तैयारी करते चलिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, काफ़ी समय से इस पर तैयारी चलती रहती है, तब जाके एक शासक का वीडियो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में
मुलाकात होती है आपसे। धन्यवाद।